नमस्कार दोस्तों, डेल्टा एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर पुनः चर्चा के लिए उपस्थित हैं। और ये जो आज की क्लास है हमारी नागरिकता से संबंधित है कि किसी देश में नागरिकता कैसे होती है और लोग नागरिक कैसे बन पाते हैं और यह जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया है, तो इस पर हमारी आज चर्चा रहेगी। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से और प्रति वर्ष लगभग क्वेश्चन आने की संभावना पूर्ण रूप से बनी रहती है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करेंगे। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो यह भारतीय संविधान के भाग 2 में स्थित है या भाग 2 में इसको रखा गया है, नागरिकता संबंधी जो तत्व हैं। साथ ही साथ इसमें जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकताओं की जो व्याख्या है वो की गई है कि कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो नागरिकताओं से संबंधित हैं। इसमें एक बार फिर पुनः मैं रिपीट करता हूँ, जो नागरिकता के संबंध में आर्टिकल हैं जो संविधान में कवर किए गए हैं वो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 जो है वो कवर करते हैं नागरिकता संबंधी तत्वों को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्राचीन एस्पेक्ट है नागरिकता के संदर्भ में, जो प्राचीन परिदृश्य है वो क्या है। तो प्राचीन समय में अगर हम राजनीतिक इकाई माने तो शहर हुआ करते थे, और ये मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है वो नागरिक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पुराने समय में जो राजनीतिक इकाई थी वो शहर थे या शहर राज्य थे, और शहरों के जो सदस्य हुआ करते थे उनको नागरिक कहते थे। बाद में क्या हुआ, जो पिछले 500 वर्ष या उससे पहले की थोड़ा बहुत हम चलते हैं, तो जो राज्य का विकास हुआ, लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि हमारा भी अपना राज्य होना चाहिए और राष्ट्र होना चाहिए अपना। तो उसके साथ जो है नागरिकता को एक विशेष रूप से जाना गया, और किसी एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो किसी राष्ट्र को नोटिफाई करते थे, उसको इंगित करते थे, उसके जो सदस्य थे वो नागरिक के रूप में जाने लगे। और ये बात जो है पिछले 400-500 वर्षों में उभर कर सामने आई। उससे पहले जो नागरिक शब्द है वो उन लोगों के लिए लिया जाता था जो शहरों में निवास करते थे, नगरों में निवास करते थे, उन्हीं को हम नागरिक कहते थे। दोस्तों कई बार कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर जाती हैं। जैसे हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। तो ये इनकी जो नागरिकताएं हैं या ये जो नागरिक हैं ये इंटरनेशनली नागरिक बन जाते हैं, जिसे हम विश्व नागरिक के रूप में कह सकते हैं। इसी रूप में एक एग्जांपल हम एनजीओ का ले सकते हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या साथ ही साथ जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के साथ या जब से अर्थव्यवस्थाओं में जब से ये जो कंसेप्ट है हमारा लिबरलाइजेशन का ये अपनाया गया, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट अपनाया गया, तब से बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्हें हम एमएनसीज कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो हैं वो डेवलप हो पाई हैं, और उनमें काम करने वाले लोग या उनके जो कंपनी भी एक व्यक्ति के रूप में फॉर्म की जाती है, तो वो कंपनी भी जो है एक विश्व नागरिक के रूप में उभर कर आती है। एक बार पुनः इसको हम चर्चा में लेते हैं। प्राचीन समय में नागरिक का संबंध शहरों के निवासियों से था, और बाद में चलते चलते जब हम एक राष्ट्र की कंसेप्ट पर, स्टेट नेशन थ्योरी पर जब हम काम कर रहे थे, जब ये पश्चिमी जगत जिसे स्पेशली हम यूरोप कहें, यूरोप में जब से स्टेट नेशन डेवलपमेंट कंसेप्ट आया, तब से लोग जो हैं किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की सदस्यता लेने लगे, या वो अपनी किसी एक जोग्राफी आइडेंटिटी को एक मेंबरशिप के रूप में अपने आप को जाने लगे, और उसी को हम सिटीजन कहने लगे। दोस्तों आधुनिक समय में नागरिकता की अगर हम नीति की बात करते हैं तो आधुनिक समय नागरिकता के संबंध में 2 नीतियां अपनाई जाती हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहली चर्चा है जूस सैंगुइनिस अर्थात रक्त का अधिकार, और दूसरी जो है वो जूस सोली है अर्थात मृदा का अधिकार। इसके संबंध में अगर हम पहली बात करते हैं, जूस सैंगुइनिस की बात करते हैं, रक्त के अधिकार की बात करते हैं, तो सैंगुइनिस के अंतर्गत जो है जातीयता अर्थात किसी एक वंश के आधार पर नागरिकता जो है वो उपलब्ध कराई जा सकती है। अर्थात किसी एक वंश के लोग या एक स्पेसीज तो कहना गलत होगा, एक वंश के लोग जो किसी एक क्षेत्र में रहते हैं
वो लोग किसी एक राष्ट्र की नागरिकता ले सकते हैं। और ये जो व्यवस्था है ये यूरोप में प्रचलित राज्यों की अवधारणाओं से संबंधित है। वहाँ पर प्रारंभ में जब स्टेट नेशन कंसेप्ट आया तो उन्होंने कई रूपों से लोगों की जातीयता को या फिर वंशों को आधार बनाकर अब स्टेट नेशन डेवलपमेंट की बात की। दोस्तों दूसरी जो है वो जूस शोली या मृदा का अधिकार, जिसे हम कहते हैं मिट्टी का अधिकार। भारत में बहुत बार तेरी मिट्टी में मिल जावा टाइप के गाने आते रहते हैं, तो मिट्टी है इस टाइप से चिट्ठी आई आई है। तो ये जो इस टाइप का जो भावना है वो जूस शोली कंसेप्ट है नागरिकता की, और ये हर उस व्यक्ति को नागरिकता देती है जो राज्य के प्रांत में विशेष रूप से पैदा हुआ है। और ये भावना जो है वो यूएसए में प्रचलित है। साथ ही साथ और भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इस टाइप की व्यवस्थाएं, जूस शोली व्यवस्थाएं जो है नागरिकताओं के संबंध में अपनाई गई हैं। दोस्तों भारत में भी कुछ ऐसा ही है। अभी हम बात करेंगे कई देशों में जो स्थानीय राष्ट्र की एक हाइब्रिड कंसेप्ट पॉलिसी है उसके बारे में बात करते हैं। नागरिकताओं के संबंध में संकर जन्म अधिकार, हाइब्रिड बर्थ राइट्स जो है उसको अपनाया गया है। इसके अंतर्गत कम से कम अभिभावक जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, पेरेंट्स में से कोई एक व्यक्ति जो है किसी एक राष्ट्र का नागरिक हो तभी उसके बच्चे जो हैं वो नागरिक बन सकते हैं। ये हाइब्रिड बर्थ राइट्स पॉलिसी है। मान लो कोई व्यक्ति भारत का व्यक्ति है और वो कहीं मान लो अमेरिकन कोई व्यक्ति है, या इंग्लिश की हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में एंग्लो इंडियन आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसमें एंग्लो प्लस इंडियन दो लोग हैं। ये हाइब्रिड जाति को बताती है। एक ऐसे अंग्रेज़ या एक महिला या फिर कोई पुरुष जो भारत में जिसने शादी की हो और उससे जो बच्चे उत्पन्न हुए वो हाइब्रिड बर्थ्स कहलाया, और वो भी भारत में सदस्यता ले सकता है। तो इस प्रकार का भी एक हाइब्रिड बर्थ राइट्स सिटीजनशिप चलन में है। दोस्तों आगे चलते हैं। ये मैं चर्चा कर चुका हूँ कि भारत के संदर्भ में जो नागरिकता के संबंध में उपबंध हैं वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं। आप लोग इसे अच्छे से रट्टा लगा लें कि अनुच्छेद 5 का जो संबंध है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में है और उसमें कौन कौन से कंसेप्ट को लिया गया है इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में अधिकारों की व्याख्या की गई है और किस किस तरीके से लोग उसमें नागरिक बन सकते थे इसके बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की, तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, या फिर हम संविधान के बारे में बात करें तो इसमें 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। जो भारत संविधान के बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया तो उस समय पर 4 श्रेणियां बांटी गई लोगों को नागरिक बनने के लिए। पहली जो श्रेणी है वो अनुच्छेद 5 से संबंधित है, दूसरी जो श्रेणी है वो अनुच्छेद 6 से संबंधित है, तीसरी श्रेणी हमारी अनुच्छेद 7 से संबंधित है और चौथी अनुसूची अनुच्छेद 8 से संबंधित है। तो 5, 6, 7 और 8 ये अनुच्छेद आप लगातार तैयार कर सकते हैं। पहला जो अनुच्छेद है संविधान का पहला अनुच्छेद वो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के अधिकार। तो ये उस व्यक्ति को नागरिक मानता है जो भारत का मूल निवासी हो, साथ ही साथ कोई एक ऐसी शर्त पूरी करता हो जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहा हो। तो भारत का निवासी भी होना चाहिए, साथ ही साथ वह संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रहा हो। ये 3 शर्तें जो हैं ये अनुच्छेद 5 में रखी गई हैं। अनुच्छेद 6 की बात अगर हम करते हैं तो अनुच्छेद 6 में ऐसी व्यवस्था रखी गई है जो भारत के निवासी के साथ साथ वह 3 शर्तें पूरी करता हो। ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, चल जाओ भाई। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार हैं। और ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, साथ ही साथ यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में, अविभाजित भारत कौन सा, जो 1947 से पहले का था, वो पूरा भारत था,
तो उसमें अविभाजित भारत में पैदा हुए हों माता पिता या दादा दादी में से, और साथ ही साथ दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, और वह जो शर्त है वह है नंबर 1, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो। इसका मतलब यह है कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो, उस वाले क्षेत्र में जो भारत कहलाया उसमें आ गया हो, और वो उससे पहले भारत में निवास कर रहा हो, भले ही वो उस क्षेत्र में पैदा हुआ हो जो पाकिस्तान में चला गया हो, तो वो भी भारत का नागरिक होगा। और दूसरी जो शर्त थी वो थी कि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो, साथ ही साथ वह भारत के नागरिक के रूप में उसने रजिस्ट्रेशन भी किया हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण कम से कम 6 माह तक के लिए भारत में निवास आवश्यक है। उसने कम से कम 6 महीने रजिस्ट्रेशन करने से पहले 6 महीने वो भारत में रहा हो। अब अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, या हमारी जो नेक्स्ट वो है, एक ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो। अब ये 1 मार्च 1947 से पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, वो चला गया हो और बाद में फिर भारत वापस आ गया हो, तो वह भारत का नागरिक कैसे बनेगा? उसके लिए उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ साथ भारत में 6 महीने तक रहना होगा, और ये बात जो है अनुच्छेद 6 की दूसरी शर्त है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 में, तो ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता, अनुच्छेद 8 चौथी श्रेणी के अंतर्गत है, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, मतलब माता पिता भारत के थे और वो NRI की तरह भारत चला गया हो, दूर चला गया हो भारत से, तो ऐसे व्यक्ति नागरिक बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके से या पार्षद प्रतिनिधि के रूप में कराना पड़ेगा। अर्थात उसे अपनी जो एम्बेसी है उसके माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, और यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है जो भारत के मूल निवासी थे, जिन्हें हम NRI के रूप में कहते हैं, तो ताकि वे भारत के नागरिकता ग्रहण कर सके। बाद में हमने जो प्रवासी भारतीय दिवस है उससे संबंधित इस प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। दोस्तों, अनुच्छेद जो 9 है वो कुछ ऐसे प्रावधान करता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो देश को छोड़कर चला गया हो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ अगर हम अनुच्छेद 10 की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के विधान का निर्माण करे,